हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी का लेसन 1 जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 सेशन को हल करेंगे। पार्ट 2 में देखिए इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो देखिए मानव भूगोल देखिए भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों, व्यवहारों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे मानव भूगोल कहते हैं। तो याद रखिएगा मानव भूगोल कहलाता है। तो मानव भूगोल के बारे में याद रखिएगा 2 मार्क्स में जो मानव भूगोल का परिभाषा पूछा जाता है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेटजेल के अनुसार क्या करना है? मानव भूगोल को परिभाषित करना है। तो देखिए रेटजेल फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल को मानव मानव भूगोल के जनक कहते हैं। देखिए फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल, तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करना है। देखिए मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो याद रखिएगा कि फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या बताया कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार आप लोग मानव भूगोल की परिभाषा याद रखिएगा कि फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल के जनक कहते हैं और फ्रेडरिक रेटजेल ने बताया कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कू एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। कू एलन सैंपल यानी कि कुमारी एलन सैंपल। तो कुमारी एलन सैंपल रेटजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। तो पूछा जाता है कि कुमारी एमएल सैंपल यानी कि कू एमएल सैंपल जो है किस देश के थे? तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और रेटजेल की क्या थी? शिष्या थे, ठीक है? तो देखिए इसके अनुसार देखिए कू एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल, तो कुमारी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? देखिए मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी। तो कुमारी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन देखिए कू एलन सैंपल यानी कुमारी एलन सैंपल का है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन जो है कू एलन सैंपल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है? तो मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है? तो देखिए मानव भूगोल की प्रकृति देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति देखिए अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक है। तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल की प्रकृति जो है अत्यंत जो है क्या है? लोकप्रिय और आकर्षक है। देखिए जिसमें जिसमें देखिए प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी मानव भूगोल की प्रकृति में देखिए प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए यही कारण है कि हम देखिए प्रकृति तथा मानव को अलग-अलग अध्ययन नहीं कर सकते। जब प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं तो मानव के बारे में भी अध्ययन करते हैं और जब मानव के बारे में अध्ययन करते हैं तो प्रकृति के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार के संबंध जो है मानव भूगोल और प्रकृति के बीच है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है? तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक है। जिसमें प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। यही जो है कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव का अलग-अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के नाम लिखें। तो मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों का नाम लिखना है और कुछ उप क्षेत्रों का नाम लिखना है।
तो देखिए सबसे पहले देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र, सबसे पहले क्षेत्र मानव भूगोल के क्षेत्र कौन-कौन है? तो देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र है देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत देखिए सामाजिक भूगोल हो गया, तो याद रखिएगा मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, अधिवास भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? सामाजिक भूगोल आते हैं, नगरीय भूगोल आते हैं, राजनीतिक भूगोल आते हैं, जनसंख्या भूगोल आते हैं, अधिवास भूगोल आते हैं, आर्थिक भूगोल आते हैं। तो मानव भूगोल के ये क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए मानव भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? तो देखिए आपको हम इतना बता रहे हैं दोनों में से देखिए 2-2 नाम याद रखिएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए क्षेत्र दे दिया जाएगा ऑप्शन में एबीसी करके एक उप क्षेत्र रहेगा, तो पूछ लेगा मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन-कौन है? तो उप क्षेत्र कौन है? तो जब आप पूरा याद रखिएगा तो तभी आप लोग ऑब्जेक्टिव को सही कर कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को पूरा याद रखना है। तो देखिए मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या है? देखिए, मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल, तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, कृषि भूगोल, उसके बाद देखिए चिकित्सा भूगोल हो गया, सैन्य भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया, उसके बाद देखिए पर्यटन भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, अधिवास भूगोल आते हैं। तो याद रखिएगा मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत देखिए व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, लिंग भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल, कृषि भूगोल, चिकित्सा भूगोल, उसके बाद देखिए सैन्य भूगोल, उसके बाद देखिए संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, जनसंख्या भूगोल हो गया और अधिवास भूगोल आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्थिक भूगोल के क्षेत्रों का नाम लिखिए, तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों का क्या करना है? नाम लिखना है। तो देखिए आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन-कौन है? देखिए संसाधन भूगोल है, यानी कि जिससे आय की प्राप्ति होती है आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत देखिए संसाधन भूगोल हो गया, उसके बाद देखिए कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया, उसके बाद देखिए पर्यटन भूगोल हो गया, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार का भूगोल हो गया आदि। तो आप लोग याद रखिएगा कि आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल इत्यादि आते हैं। उसके बाद देखिए पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण निश्चयवाद, तो देखिए यह प्रकृति तथा मानव के बीच की अवधारणा है। तो याद रखिएगा पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? प्रकृति तथा मानव के बीच की अवधारणा है। तो पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में याद रखिएगा प्रकृति तथा मानव के बीच की अवधारणा है जिसमें प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद में प्रकृति और मानव के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग से पूछा शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि यह प्रकृति तथा मानव के बीच की अवधारणा है, जिसमें प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए संभववाद से आप क्या समझते हैं? तो संभववाद से आप क्या समझते हैं? देखिए संभववाद मानव भूगोल का एक रूप है। संभववाद क्या है? मानव भूगोल का एक रूप है जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं यानी कि संभववाद के अंतर्गत देखिए विचारधारा हो गया, विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में मनुष्य क्या है? चिंतनशील प्राणी है, ठीक है? चिंतनशील प्राणी के रूप में जो है प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि मनुष्य जिस प्रकार चाहे पर्यावरण के विकल्प को चुनकर उसमें अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये कौन सिद्धांत कहता है? संभववाद। तो संभववाद के बारे में आप लोग याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संभववाद मानव भूगोल का एक रूप है जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि देखिए मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को चुनने के लिए क्या है? स्वतंत्र होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो नव निश्चयवाद देखिए नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया। तो आप लोग याद रखिएगा कि नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन जो है अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया। देखिए उन्होंने उन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को विचारधारा को देखिए वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। तो आप लोग याद रखिएगा
कि नव-निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया। अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया ग्रिफिथ टेलर ने किया। उसके बाद देखिए, उन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। देखिए, नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार देखिए मानव को जो है प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। उसके बाद देखिए मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? देखिए मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या यानी कि मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या हो गया और विश्लेषण के लिए देखिए सामाजिक विज्ञानों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। देखिए इस प्रक्रिया में मानव भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि देखिए, मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं ताकि मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान दोनों की व्याख्या अच्छी तरह से हो सके। तो याद रखिएगा मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है, तो मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में मानव भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, ताकि मानव भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान दोनों की व्याख्या अच्छी तरह से हो सके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है देखिए मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएँ क्या हैं? यानी कि मानव भूगोल की जो विचारधारा है, नवीनतम विचारधाराएँ क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएँ क्या है? देखिए, तो मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएँ निम्न है, जो इस प्रकार है। देखिए कल्याणपरक भूगोल, तो कल्याणपरक भूगोल देखिए कौन-कौन सा विचारधारा है? क्या देखिए कल्याणपरक भूगोल है, मानवतावादी भूगोल है, उसके बाद देखिए अमूलवादी या रेडकिल विचारधारा है, उसके बाद देखिए व्यवहारवादी विचारधारा है। तो इन सभी के बारे में बारी-बारी से समझेंगे। तो देखिए कल्याणपरक भूगोल, तो देखिए कल्याणपरक भूगोल देखिए यह मानव भूगोल का ऐसा उपगम है। उपगम मतलब क्या? क्षेत्र है जो मानवीय समाज में मिलने वाले असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देते हैं। यानी कि कल्याणपरक भूगोल क्या है कि मानव भूगोल का ऐसा उपगम है यानी कि क्षेत्र है जो मानवीय समाज में मिलने वाले असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के लिए विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर क्या देते हैं, बल देता है। उसके बाद देखिए मानवतावादी भूगोल इसके अंतर्गत मानव के जीवन में होने वाले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। तो मानवतावादी भूगोल में के बारे में याद रखिएगा, इसके अंतर्गत मानव के जीवन में होने वाले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन पर बल और विश्लेषण ब सामाजिक जो है घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जा करते हैं मानवतावादी भूगोल में। तो मानवतावादी भूगोल के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत मानव के जीवन में होने वाले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। उसके बाद देखिए अमूलवादी या इसी को रेड किल विचारधारा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 2 मार्क्स में पूछता है कि रेड किल विचारधारा से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स में पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि रेड किल विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मार्क्सवादी सिद्धांतों यहाँ पर क्या है मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले विचारधारा को रेडिकल विचारधारा कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि मार्क्सवादी सिद्धांत यानी कि जो सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत पर जो विचारधारा होते हैं, जो विचार होते हैं, उसी को क्या कहते हैं अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है मार्क्सवादी मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले विचारधारा को रेडिकल विचारधारा कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत देखिए गरीबी, भुखमरी, बीमारियाँ, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अमूलवादी यानी कि रेडिकल विचारधारा में क्या करते हैं कि गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, बीमारियाँ हो गया, जाति भेद हो गया, रंग भेद हो गया आदि का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए जो बताता है यानी कि मार्क्स का सिद्धांत बताता है कि देखिए विश्व के समस्त निवासियों का यानी कि विश्व के समस्त निवासियों का जो है विश्व के संसाधनों पर समान अधिकार और नियंत्रण हो। तो मार्क्स का सिद्धांत क्या बताता है कि विश्व के जो है समस्त निवासियों का जो है विश्व के संसाधनों पर क्या होना चाहिए समान अधिकार और नियंत्रण होना चाहिए।
तो रेड किल विचारधारा के बारे में याद रखिएगा कि मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले विचारधारा को रेड किल विचारधारा कहते हैं। और देखिए इसके अंतर्गत गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, बीमारियाँ हो गया, जाति भेद हो गया, रंग भेद हो गया आदि का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो बताता है कि विश्व के समस्त निवासियों का जो है विश्व के संसाधनों पर समान अधिकार और नियंत्रण हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए व्यवहारवादी विचारधारा, तो व्यवहारवादी विचारधारा किसे कहते हैं? देखिए इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ तो याद रखिएगा कि व्यवहारवादी विचारधारा में जो है प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ मानव की जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा व्यवहारवादी विचारधारा में क्या करते हैं कि इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ देखिए मानव की जातीयता हो गया, प्रजाति हो गया, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के अ अ, आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए इस चैप्टर का थ्योरी समाप्त हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ समाप्त हो गया। पार्ट 3 में इस चैप्टर का जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।